अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत के पास 6 माह का वक्त है। इस दौरान अगर हुकूमत ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का तयन नहीं किया तो जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड समझे जाएंगे। हुकूमत को नया आर्मी चीफ तैनात करना होगा। साथ ही अदालत ने पूरी आर्मी रेगुलेशन का जायजा लेने, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत और तौसी का फैसला करने का इख्तियार पार्लियामेंट को दे दिया है। अदालत ने साफ अल्फाज में कहा है कि अवाम को यह इख्तियार हासिल है कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए फैसला करेंगे। यह बहुत अहम फैसला है जिसमें आर्मी चीफ की तकर्री, मुद्दत मुलाजमत, रिटायरमेंट और मुलाजमत में तौसी के हवाले से कानूनी खामियों की निशानदही की गई है। 43 सफ़हात का तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है और चीफ जस्टिस ने इसमें इजाफी नोट भी लिखा है। इस फैसले का तफसील से जायजा लेते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले के आगाज में हुकूमत की जानिब से की गई गलतियों और कानून में मौजूद खामियों का जिक्र किया है। अदालती फैसले के मुताबिक वजीर आज़म इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा की एक और मुद्दत के लिए बतौर आर्मी चीफ तैनाती 19 अगस्त 2019 को एक ऑर्डर के जरिए कर दी। हालांकि आइन के तहत वजीर आज़म को यह इख्तियार ही हासिल नहीं था। इसके अलावा वजीर आज़म ने जो ऑर्डर जारी किया उसमें 3 साल की मुद्दत का जिक्र था जिसकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 19 अगस्त को जारी होने वाले आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की नोटिफिकेशन को कोई कानूनी सपोर्ट हासिल नहीं, क्योंकि आइन और कानून में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत और उसमें तौसी का कोई जिक्र नहीं है। वजारत दिफा की तरफ से 19 अगस्त को जो समरी जारी की गई उसमें लिखा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, मगर यह नहीं लिखा था कि कौन से कानून के तहत मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके वो रिटायर हो रहे हैं। इस समरी में सिफारिश की गई कि आर्मी रेगुलेशन 255 के तहत आर्मी चीफ की एक और मुद्दत के लिए 3 साल की तौसी दी जाए। हालांकि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, पाकिस्तान आर्मी एक्ट रूल्स 1954 या आर्मी रेगुलेशन रूल्स में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का जिक्र ही नहीं है और एक और मुद्दत की तौसी का कोई हवाला भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि सदर ने 19 अगस्त को आइन के आर्टिकल 243(4)B के तहत जनरल बाजवा को 3 साल की तौसी दे दी। हालांकि आइन और कानून के तहत सदर के पास तौसी देने का कोई इख्तियार ही नहीं है। हुकूमत ने अगले ही दिन यानी 20 अगस्त 2019 को अपनी पोजीशन तब्दील की और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की नोटिफिकेशन को वापस लिए बगैर ही काबीना के सामने ये मामला रख दिया। काबीना के 25 में से सिर्फ 11 अरकान ने मज़कूरा समरी पर सर्कुलेशन के जरिए दस्तखत किए और जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से हुकूमत ने इस मंजूरी का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इसलिए इस सारे अमल से कुछ हासिल नहीं हुआ। सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी रूल्स ऑफ बिजनेस के रूल 19 के मुताबिक नहीं, जिसके तहत कैबिनेट सेक्रेटरी वज़रा की मंजूरी के लिए वक्त मुकर्रर करते हैं, मगर ऐसा नहीं किया गया। फिर 26 नवंबर को वजारत दिफा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें लिखा था कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में मजीद 3 साल की तौसी दे दी गई है। ये सब कुछ आर्मी रेगुलेशन 255 में की गई ताज़ा तरीन तरमीम के तहत किया गया। इसमें लफ्ज़ तौसी शामिल कर लिया गया है, मगर यह तरमीम भी इस सूरत में ही फ़ायदेमंद हो सकती है जब जनरल की रिटायरमेंट की उम्र और मुद्दत मुलाजमत कानून के मुताबिक हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि आखिरकार 28 नवंबर को आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से वजीर आज़म के सामने एक नई समरी लाई गई जिसकी सदर ने भी मंजूरी दे दी और फिर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके मुताबिक आर्मी चीफ की रिटायरमेंट और मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से 26 नवंबर को जारी होने वाले नोटिफिकेशन को वापस लिया जाता है, जिसका मतलब है कि आर्मी चीफ की रिटायरमेंट और मुद्दत मुलाजमत के हवाले से कोई नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है और 28 नवंबर को आर्मी चीफ की तैनाती इस मफरूज़े की बुनियाद पर थी कि जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है। ये थी वो खामियां जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से हुकूमत ने की, सुप्रीम कोर्ट ने बताई हैं और आइन में मौजूद खला की निशानदही भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस मामले को सुनने की वजह भी बताई। सुप्रीम कोर्ट ने आगे लिखा कि कुछ समरीज तैयार करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई जिससे ये तासुर उभरा कि ये समरियाँ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म या हिदायत पर तैयार की गई हैं। ये तासुर बिल्कुल गलत है। अदालत ने तो सिर्फ हुकूमत की तरफ से उठाए गए इकदाम की निशानदही की। अदालत ने बताया कि फ़ौज के हवाले से एक कानून है आर्मी एक्ट 1952 जो आइन का हिस्सा है, मगर इसके अलावा फ़ौजी मामलात के हवाले से आर्मी रेगुलेशन है जो पाकिस्तान बनने से पहले की हैं और इसे कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था। इसलिए आर्मी रेगुलेशन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए आर्मी एक्ट में एक ऑर्डिनेंस के जरिए सेक्शन 176A शामिल कर दिया गया जिसके तहत आर्मी रेगुलेशन इस एक्ट का हिस्सा बन गई। और फिर जब ये ऑर्डिनेंस उस वक्त की असेंबली में पेश किया गया तो इस हवाले से उस वक्त तकारीर भी की गई जिसका अदालत ने अपने फैसले में हवाला दिया है और लिखा है
कि मंजूरी के वक्त रेगुलेशन पर तफसील से बात नहीं की गई। 1965 में सेक्शन 176A को शामिल करके शॉर्टकट फराहम किया गया और हुकूमत को ये इजाज़त दी गई कि वो रेगुलेशन के जरिए फौज के हवाले से मामलात को रेगुलेट कर सके। आइन के तहत पार्लियामेंट की ताकत वफाकी हुकूमत को नहीं दी जा सकती। पार्लियामेंट के अख्तियारात को किसी और को मुंतकिल नहीं किया जा सकता और आइन ज़रूरी कानूनी अमल को कानून साज से एग्जीक्यूटिव को मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं देता। आर्मी रेगुलेशन का दोबारा से जायज़ा लेने की ज़रूरत है, यह अदालत ने लिखा, और वफाकी हुकूमत को इस कानून में मौजूदा खामियों को दूर करने के लिए बाकायदा कानून साजी करना चाहिए ताकि आर्मी रेगुलेशन को बाकायदा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और कानून के मुताबिक इस पर अमल किया जाए। आगे चलकर अदालत ने एक और अहम नुक्ते की वजाहत की। अदालत ने लिखा कि आर्मी रेगुलेशन पर एक मोहर लगी हुई होती है जिसका मतन है कि इन दस्तावेजात में जो मालूमात दी गई हैं वो बराह रास्त या बिलावास्ता मीडिया या फिर किसी गैर मुतालिका शख्स तक नहीं पहुंचाई जा सकती। इसके बाद अदालत ने लिखा कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और कोई भी कानून अवामी दस्तावेज होता है और लाजिम है कि उस तक हर शहरी की रसाई हो। इस हवाले से हसास फौजी रिकॉर्ड को इस्तिस्ना हासिल है मगर फौजी कानून को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि जो मालूमात हो उन्हें सामने आना चाहिए और जब बहस होगी तो हल निकलेगा। क्या आर्मी रेगुलेशन तक अवाम की रसाई मुमकिन थी और क्या इन मामलात पर पहले बहस हुई थी? ये मामला 1947 के बाद पहली बार सामने आया है, हालांकि उसे बहुत पहले सामने आ जाना चाहिए था। इसलिए हर कानून साजी को अवाम तक रसाई होनी चाहिए। अदालत ने मजीद लिखा कि आर्मी के हवाले से तमाम कवानीन का जायजा लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत और रिटायरमेंट के हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं है और हुकूमत की तरफ से जो कोशिशें की गई उसका कोई फायदा नहीं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दिलाया है कि हुकूमत इस हवाले से 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट में कानून साजी करेगी। इसके अलावा आर्मी रेगुलेशन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तरामीम की ज़रूरत है क्योंकि ये रेगुलेशन बगैर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के है और ये आर्मी एक्ट 1952 के स्कोप से बाहर है। आगे चलकर अदालत ने मजीद लिखा कि जब कानूनी खला के हवाले से अटॉर्नी जनरल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह गैर तहरीर शुदा प्रैक्टिस है जिस पर तवील अरसे से अमल हो रहा है और उसके तहत आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल का समझा जाता है। उन्होंने ये तस्लीम किया कि कानून के तहत आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का तयन नहीं है। हमारे सामने माजी में तैनात किए गए आर्मी चीफ और उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी के नोटिफिकेशन रखे गए एक इदारा जाती प्रैक्टिस पर मुसलसल अमल किया जा रहा है। ये बात नाकाबिल फ़हम है कि एक अहम आईनी ओहदे को रेगुलेट ही नहीं किया गया और प्रैक्टिस को जारी रखा गया। इसलिए ज़रूरी है कि इस मामले को आइन और कानून के तहत रेगुलेट किया जाए ताकि अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए ये तय कर सकें कि जनरल की मुद्दत मुलाजमत कितनी होगी और आर्मी चीफ कितने अरसे के लिए तैनात किया जाएगा। अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस इदारा जाती प्रैक्टिस को मंजूर या नामंजूर कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने हमें यकीन दिलाया, अदालत लिखती है कि अटॉर्नी जनरल ने हमें यकीन दिलाया कि इस कानूनी खला को 6 महीने में कानून साजी करके पुर कर दिया जाएगा। इस यकीन दहानी की वजह से हम अदालती तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अवाम इस सवाल का फैसला पार्लियामेंट के जरिए कर सकें। आगे चलकर अदालत ने तमाम कवानीन का जायजा लेने के बाद लिखा कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 आइन के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरता क्योंकि फ़ौज को चलाने के लिए जो चीज़ें और अनासिर ज़रूरी हैं वो आर्मी एक्ट में मौजूद ही नहीं हैं। ख़ास तौर पर किसी भी जनरल की मुद्दत मुलाजमत और इसमें तौसी के उसूल शामिल नहीं हैं। अदालत ने अपने फाइंडिंग के दूसरे नुक्ते में लिखा कि किसी भी जनरल रैंक के अफसर की मुलाजमत के उसूल आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत और दीगर उसूलों को रेगुलेट करते हैं जिसमें आर्मी चीफ की तनख्वाह और अलाउंसेस शामिल हैं। अदालत ने अपनी तीसरी फाइंडिंग देते हुए अपने फैसले में लिखा कि किसी जनरल रैंक के अफसर की मुद्दत मुलाजमत और उसकी रिटायरमेंट की उम्र कानून में शामिल नहीं की गई है, जबकि इदारा जाती प्रैक्टिस के मुताबिक एक जनरल 3 साल की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद रिटायर होता है। अलबत्ता कोई इदारा जाती प्रैक्टिस दुरुस्त कानून के मुतबादिल नहीं हो सकती जो आर्टिकल 243 के तहत ज़रूरी है, जबकि कानून की अदम मौजूदगी में प्रैक्टिस को नाफिज किया जा सकता है ताकि आर्मी चीफ को आईनी ओहदे को फाल बनाया जा सके। मगर पहले इस मामले को कानून के तहत रेगुलेट किया जाना चाहिए जो कानून साज की तरफ से बनाए गए हों जिसका मैंडेट आइन ने दिया है। अदालत ने अपनी फाइंडिंग के चौथे नुक्ते पर लिखा कि कानून के अंदर ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है जो किसी जनरल की मुद्दत मुलाजमत में एक और मुद्दत की तौसी का जिक्र करती है और ऐसी तौसी देने से मुताल्लिक ना कोई मुस्तकिल और मुसलसल इदारा जाती प्रैक्टिस मौजूद है जिसे कानून की अदम मौजूदगी में नाफिज किया जा सकता हो। अदालत ने अपने फैसले की फाइंडिंग के 5वें नुक्ते में लिखा कि उस कानून की अदम मौजूदगी में जो किसी जनरल की मुद्दत और दूसरी मुद्दत के लिए तौसी को तय करता है
इस तनाजुर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दोबारा तैनाती, तौसी और नई तैनाती से मुतालिक वजारत दिफा की समरीज जो सदर, वजीर आजम और काबीना ने मंजूर की, वो बेमायनी लगती हैं, जिसकी कोई अहमियत नहीं है। अदालत ने अपने फैसले के छठे नुक्ते में लिखा कि आर्मी रेगुलेशन 255 अपनी असल और तरमीमी शक्ल में किसी जनरल को एक और मुद्दत की तौसी देने का इख्तियार वफाकी हुकूमत को नहीं देता। ये रेगुलेशन सिर्फ एक आर्जी बंदोबस्त के तहत एक मुख्तसर मुद्दत के लिए है। अदालत ने अपनी फाइंडिंग के 7वें नुक्ते में लिखा कि रिटायरमेंट के मौजू पर रेगुलेशन 255 और आर्मी रेगुलेशन रूल्स की दीगर रेगुलेशंस पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मुताबिक नहीं है। जैसा कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 176 रिटायरमेंट के हवाले से यह कहता है कि यह रूल्स के तहत रेगुलेट होगा, ना कि रेगुलेशंस के तहत। रेगुलेशन सिर्फ इन मामलात के लिए बनेंगी जो रूल्स के तहत डील ना हो रही हैं। अदालत ने अपने नवे फाइंडिंग में लिखा कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट में मौजूदा खामियों को हल करने के लिए जो यकीन दहानी वफाकी हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने अदालत को कराई है, उसके लिए मुनासिब होगा कि पहले मौके पर जरूरी कानून साजी के लिए ये मामला अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर छोड़ा जाए। अदालत ने अपनी 10वें और आखिरी फाइंडिंग से मुतालिक फैसले में लिखा कि फौज की इंतजामिया और उसकी ऑर्गेनाइजेशन से मुतालिक आर्मी चीफ की जिम्मेदारियों को अहमियत देखते हुए और इदारे की जो कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए यह मुनासिब होगा कि आर्मी चीफ 6 माह की मुद्दत के लिए अपना काम जारी रख सकते हैं। जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि 6 माह के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मौजूदा तैनाती का इन्हिसार होने वाली कानून साजी पर होगा और वही उनकी मुद्दत और मुलाजमत के दीगर उसूलों का तयन करेगा। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि यह बात भी वाज़ेह की जाती है कि अगर वफाकी हुकूमत पार्लियामेंट में मुनासिब कानून साजी के तहत 6 माह के अंदर अंदर जनरल या आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत और दीगर उसूलों को रेगुलेट नहीं करती, तो फिर आर्मी चीफ के आईनी ओहदे की मुद्दत को बिना रेगुलेशन के नहीं छोड़ा जा सकता और हमेशा के लिए ऐसे कायम नहीं रखा जा सकता। ऐसा करना नाकाबिल फ़हम और आईनी मजाक के मुतरादिफ होगा। इसलिए ऐसी किसी भी नाकामी पर 3 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद किसी जनरल की रिटायरमेंट की इदारा जाती प्रैक्टिस नाफिज हो जाएगी और वही प्रैक्टिस जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत को भी रेगुलेट करेगी। यानी अदालत ये कह रही है कि अगर 6 माह के अंदर जरूरी कानून साजी नहीं की गई तो आर्मी चीफ की मुद्दत का तयन इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस की बुनियाद पर होगा और वो प्रैक्टिस के तहत वो रिटायर हो जाएंगे और नया आर्मी चीफ तैनात करना होगा। यह था आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से फैसला जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है। इस पर चीफ जस्टिस ने इजाफी नोट लिखा है। उन्होंने लिखा कि मैं अपने मौजिज़ भाई जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले से इत्तफाक करता हूँ और उसमें यह इजाफा करना चाहता हूँ कि हमारे मखसूस तारीखी पस मंज़र में आर्मी चीफ एक पावरफुल पोजीशन रखते हैं जो कई मकाम पर एक से ज़्यादा पोजीशन रखते हैं। बेलगाम ताकत या अपोजिशन जैसे कि बगैर स्ट्रक्चर के सवाबदीद का होना खतरनाक है। चीफ जस्टिस ने अपने इजाफी नोट में लिखा कि गुज़िश्ता 12 साल की तारीख को देखते हुए मैं उम्मीद के साथ ये कहना चाहूँगा कि आर्मी चीफ के ओहदे के उसूलों के लिए पार्लियामेंट की तरफ से कानून बनाना माजी की बहुत सी गलतियों को ठीक करने के लिए और अवामी नुमाइंदे के अख्तियार को इस्तेमाल करने के लिए एक अहम संग-मील होगा। मैं ये समझता हूँ कि हमारी कौम की जमहूरी बलूगत इस मकाम पर पहुँच चुकी है जहाँ अदालत बरतानिया के चीफ जस्टिस के लफ्ज़ों में ये ऐलान कर सकती है, जस्टिस एडवर्ड के लफ्ज़ों में ये ऐलान कर सकती है कि तुम जितने भी बुलंद क्यों ना हो जाओ, कानून तुमसे ऊपर ही है। ये बहुत अहम फैसला है। इसके आखिर में चीफ जस्टिस खोसा का नोट भी बहुत ज़्यादा अहम है। अब हुकूमत क्या करेगी, इस हवाले से हम बात करेंगे फवाद चौधरी साहब से, साथ ही कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे सलमान अकरम राजा साहब से कि इसमें अब कोई कानूनी तरमीम करनी पड़े, आईनी तरमीम करनी पड़ेगी या क्या मामला होगा। पहले फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। आप वाहिद हुकूमती वज़ीर हैं जिन्होंने इस वक्त वाज़ेह पोजीशन इस मामले पर ली है। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि 6 महीने के बाद वो आर्मी चीफ नहीं रहेंगे अगर आप पार्लियामेंट में इस हवाले से कानून साजी नहीं करते। तो आप अब क्या करेंगे इस हवाले से, क्या लाए अमल होगा हुकूमत का? नहीं, पहली बात तो यह है कि अगर आप पैरा 44 देखेंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि वी कैन इशू डायरेक्शन टू द पार्लियामेंट कि आप ये लॉ बनाएं। मेरी नज़र में जो और ये कानून जो है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जजेस हैं ये बहुत बड़े जजेस हैं और मुझे उनकी कोई शुबा ही नहीं है कि इनकी जो जुडिशल और जो कानूनी उनका एक नज़र है वो बहुत गहरी है और हमने उन्हीं से ही सीखा है। दोनों ही जो जजेस हैं सशद खोसा साहब और मंसूर अली शाह साहब से ही जो हमने सीखा है, उसी के बिना के ऊपर मैं तो ये स्टेटमेंट से इसके खिलाफ कर रहा हूँ कि जो पैरा चवा मैं सिर्फ ये चीज़ ऐड कर दूं, आप क्योंकि जिक्र कर रहे हैं उसका, उसमें अदालत ने लिखा है कि कानून का ना होना आइन के खिलाफ है, तो फिर इसलिए
कानून साजी की जाए, वो ये बात लिख रहे हैं कि कानून मौजूद नहीं है इस हवाले से। नहीं, इफ इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं है। सवाल ये है कि आप कह नहीं सकते पार्लियामेंट को कि आप फलाना कानून बनाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक कानून को आइन के खिलाफ करार देके कालअदम करार देगी या उसको सही करार देगी। आप ये नहीं पार्लियामेंट को कह सकते कि आप फलाना कानून बनाए, क्योंकि देखिए ना फिर उससे नतीजे में क्या होगा कि पार्लियामेंट तो फिर सुप्रीम कोर्ट के मातहत इदारा होगी ना, अगर ये डायरेक्शन होगी तो ये सुप्रीम कोर्ट मेरी नजर में कर नहीं सकती। दूसरी बात ये है कि ये कहना कि ट्रेडिशंस की कोई हैसियत नहीं है और ये वैक्यूम है, ये भी दुरुस्त नहीं है। ऐसा मगर ट्रेडिशन के हवाले से तो वो कह रहे हैं कि अगर लॉ मौजूद नहीं होगा तो जो ट्रेडिशन है वो लॉ का सब्स्टिट्यूट नहीं है, और अगर आपने कानून साजी नहीं की, लॉ नहीं बनाया, तो फिर ट्रेडिशन चलेगा, जो कि आर्मी का ट्रेडिशन ये है कि 3 साल की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो जाएगी। पहली बात तो यह है कि ये बात भी थोड़ी सारी जो है वो मुतनाज़ा है इस हवाले से कि देखिए फिर तो बरतानिया का पूरा आइन ही जो है वो ट्रेडिशन के ऊपर बुनियाद रखता है, और ये कहना कि ट्रेडिशन की कोई हैसियत नहीं होती, ये तो बिल्कुल ही जो है वो कानून की ऐसा नहीं है, और जो कानून की इंटरप्रिटेशंस है। फैज़ल साहब, बरतानिया की मिसाल अलग है ना, मैग्ना कार्टा एक बेसिस फराहम करता है, उसके बाद वो तो लॉ ऑफ ट्रेडिशंस है, पाकिस्तान में तो 73 का आइन मौजूद है, तो मिसालें दोनों की अलग अलग है ना। पाकिस्तान में तो बाकायदा आइन है, वो तो है ही ट्रेडिशंस पे, पाकिस्तान तो है ही एक डॉक्यूमेंट, आइन मौजूद है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ट्रेडिशंस आर ऑलवेज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहना कि वो ट्रेडिशंस की कोई हैसियत नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अल्टीमेट फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि वो ट्रेडिशंस की कोई हैसियत नहीं है तो कोई हैसियत नहीं है। लेकिन जिस तरह से हम कहते हैं ना कि अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये नहीं है कि वो हमेशा सही होती है, लेकिन वो हमेशा फाइनल होती है। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी हमेशा सही, जरूरी नहीं कि वो सही हो, लेकिन वो फाइनल होगी। फैसला तो हतमी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं एक इसीलिए जो प्रॉब्लम आ जाता है कि जब उनके ऊपर एक एम्पल डिस्कशन ना हो, जब उसके ऊपर एक पूरी जो है वो नीचे से ऊपर तक एक कंसेंसस का या जो सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो सामने ना आए हों, तो फिर फैसलों में जो है वो उनके ऊपर जो है वो बात करने की भी गुंजाइश निकलती है। अगर आप टेन्योर मुकर्रर कर देंगे और प्राइम मिनिस्टर ये चाहें कि आर्मी चीफ को टेन्योर से पहले वो हटाना चाहें, तो वो हटाएंगे कैसे? ऐसा नहीं, जितनी भी टेन्योर पोस्टिंग हैं उनका भी एक प्रोसीजर दिया हुआ है ना। टेन्योर पोस्टिंग होती इसलिए कि वजीर आजम या कोई भी अपनी मर्जी से, अपनी विम्स पे किसी को ना हटा सके, कुछ रीजंस हो, तो रीजंस तो हर एक के दिए हुए हैं। अगर आईजी का कहा जाता है तो रीजंस दिए हुए हैं, किसी और इदारे का अगर टेन्योर पोस्टिंग है तो उसके भी रीजंस तो दिए हुए हैं, उनको हटाया जा सकता है, मगर रीजंस की बुनियाद पर, ना कि अपनी जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन वो ग्राउंड ऑब्जेक्टिव ग्राउंड है ना, वो लीगल ग्राउंड या वो जो आप उसके आप समझिए कि डिस्क्रिशनरी जो है कई जगह है जहाँ पे है। इसी तरह से अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट की भी कई जगहों के ऊपर रीअपॉइंटमेंट से मना कर दिया गया है। मतलब आप चेयरमैन नैब को रीअपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि कानून के अंदर लिखा हुआ है कि आप उनको रीअपॉइंट नहीं कर सकते। जब यहाँ पर आइन में ये नहीं लिखा हुआ, उनके ऊपर कोई बार नहीं है, तो उसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट कर सकता है। एग्जेक्टिव पावर फिर आप पार्लियामेंट को अगर कहें कि वो एक्सरसाइज करे, पार्लियामेंट कैसे एक्सरसाइज कर सकती है? पूरे जो फैसला है उसमें प्राइम मिनिस्टर को और एग्जेक्टिव को तो इग्नोर ही कर दिया गया है, और यूं लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पार्लियामेंट जो एग्जेक्टिव का इख्तियार है वो पार्लियामेंट को शिफ्ट करने की एक सही की है, जो भी मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है नहीं बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट ऑफिस है, मगर अगर आप पैरा 41 को पढ़ें तो बाकायदा तौर पर अदालत ने कहा है कि जो लेजिस्लेट करने का इख्तियार है वो ना एग्जीक्यूटिव का है ना अदालत का है, मगर एग्जीक्यूटिव अपनी पावर ड्राइव करता है कानून से, और अगर कानून में कोई चीज़ नहीं है तो वो लेजिस्लेट करनी है। अब लेजिस्लेट प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कर सकते ना, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर या लेजिस्लेशन होनी है तो वो पार्लियामेंट ने ही करनी है, और कौन करेगा? क्योंकि एग्जीक्यूटिव खुद तो नहीं अपने पावर के तहत चल सकता अगर लॉ का वैक्यूम मौजूद हो, वो तो लेजिस्लेशन बाकायदा पार्लियामेंट ही करेगी। नहीं, आर्टिकल 243 ने वाजे कर दिया ना। आर्टिकल 243 में जो पार्लियामेंट ने अपनी मंशा थी, पार्लियामेंट ने जो अपनी विल थी वो बता दी। ऐसा वो तो अपॉइंटमेंट के लिए बताई, एक्सटेंशन के लिए नहीं बताई। नहीं, अपॉइंटमेंट के अंदर एक्सटेंशन आती है ना भाई। अगर आप ये कह दें कि अपॉइंटमेंट है तो रीअपॉइंटमेंट कम्स विद इट। अब ये कहाँ लिखा हुआ है कि रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते? देखिए, फ्रेंकली आर्मी चीफ का जो ओहदा है, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी प्राइम मिनिस्टर और ज्यादा से ज्यादा कैबिनेट ये फैसला करते हैं कि क्या उनका ख्याल में नेशनल सिक्योरिटी क्या है,
और उनके ख्याल में इस वक्त किसको जो है वो रखना चाहिए, किसको भेजना चाहिए। ये फैसला पार्लियामेंट तो नहीं कर सकती। पार्लियामेंट को क्या पता कि इस वक्त ना इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पार्लियामेंट के पास आ रही होती हैं, ना एक ओवरऑल सिचुएशन उनके पास आ रही होती है। ये तो प्योरली एग्जीक्यूटिव डिसीजन है। सर ये आपकी जो कानूनी टीम थी, अटॉर्नी जनरल थे, वो वहां पर जब बहस कर रहे थे तो ये तो उनकी इनकॉम्पिटेंस हुई ना। इस क्लैरिटी के साथ अटॉर्नी जनरल को, आपकी कानूनी टीम को अदालत को बताना चाहिए था, ना कि 6 महीने अदालत से मांगते, जो कि अदालत की तरफ से दे दिए गए और वो मान के आ गए कि हाँ जी हम इस हवाले से कानून साजी कर देंगे। उन्हें वहां पर नहीं आर्ग्यू करना चाहिए था ये सर? करनी चाहिए थी, बिल्कुल करनी चाहिए थी। और मैं उस वक्त प्रोसीडिंग फ्रैंकली मैंने तो नहीं देखी कि उन्होंने क्या पॉइंट उठाए या क्या नहीं उठाए या क्या बात की, लेकिन बाहर जो लीगल पॉइंट्स हैं उनके ऊपर तो बाहर नहीं है, वो तो किसी को उठाए जा सकते हैं। और मेरी नज़र में ये जो फैसला है, जो भी प्राइम मिनिस्टर साहब फैसला करेंगे, जाहिर है उसके मुताबिक ही उसके ऊपर अमल होगा। लेकिन मेरी नज़र में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इदारों को अपना तवाज़ुन बरकरार रखना। अगर हम उस तवाज़ुन से बाहर होंगे, इसमें सबका नुकसान होगा। और मुझे उम्मीद है कि इसको जो हमारे जो एक कोशिश होनी चाहिए, मैंने तो पहले भी ये दरख्वास्त की है कि हुकूमत को, अपोजिशन को, अदलिया को, फौज को, हमारे जो एक हमारे यहाँ एक हमने एक तासुर बन गया है कि हमारे यहाँ इख्तियारात की एक कशमकश है, उसको ख़त्म करना चाहिए हमें। और बहरहाल हमें आपस में एक जो है वो न्यू डील करनी चाहिए, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिका में की थी। और आप आगे जा ही नहीं सकेंगे अगर हम इन्हीं मामलात में उलझे रहे। ये बहरहाल ये तवाज़ुन ही का नाम है, जिंदगी तवाज़ुन ही का नाम है, और तवाज़ुन ही इदारों के दरमियान भी उतना ही अहम है जितना जिंदगी में तवाज़ुन। और आप समझते हैं कि रिव्यू करना चाहिए, हुकूमत को इस फैसले के रिव्यू में जाना चाहिए, ना कि पार्लियामेंट में इस मामले को लेके जाके लेजिस्लेट करना चाहिए? अगर कैबिनेट में जो आती है और पूछा गया तो यकीनन मेरी नज़र में तो ये फैसला जो है वो रिव्यू में जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने चाहिए। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सलमान अकरम राजा साहब माहिर कानून इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब की राय है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो फैसला दिया उससे एग्जेक्टिव जो है वो बुरी तरीके से मुतासिर होता है। पार्लियामेंट को ये कह देना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप कानून साजी करें, आपको लग रहा है कि ऐसा ही है, या फिर अगर कानून मौजूद नहीं है तो एक मुनासिब फैसला है, टाइम फ्रेम दिया है, उसमें कहा है कि जी आप इस पर कानून साजी कर दें, क्योंकि कानून के तहत ही जो एग्जीक्यूटिव है वो अपनी पावर ड्राइव करता है? देखिए, फैसले को समझना ज़रूरी है कि उन्होंने क्या मंतक इस्तेमाल किया है इस फैसले में। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आइन का आर्टिकल 243 क्लॉज 3 यानी कि 243 शिक 3 ये कहती है कि देयर शैल बी एन आर्मी सब्जेक्ट टू लॉ, यानी कि सदर मुमलिकत एक आर्मी का क़याम करेंगे, लेकिन ये आर्मी जो है ये कानून के ताबे होगी। उन्होंने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 243(3) के साथ 243(4) को मिलाकर पढ़ा है और ये कहा है कि 243(4) जो कि आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से ताकत अता करता है कि वो उसकी जो सैलरी और अलाउंस हैं उनका तयन सदर पाकिस्तान करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि 243(4) बज़ाते ख़ुद एक अलहदा से शिक है। इसको जब आप मिलाकर पढ़ेंगे 243(3) के साथ तो ये बात वाज़े है कि आर्मी चीफ भी एक पाकिस्तान आर्मी के अफसर हैं, और जब तमाम आर्मी कानून के ताबे है तो उनकी जो मुलाजमत है या जो उनके ओहदे के लवाजमात हैं वो भी कानून के ताबे होंगे। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ऐसा कानून नहीं बनाया गया, लिहाजा ये कानून बनाना आइन का एक तरह से हुक्म है, एक आइनी एक मैंडेट है। अब जहाँ आइन का कोई हुक्म हो कानून साजी के हवाले से, वहाँ अदालत उज़्मा ये कह सकती है कि चूँकि आइन इस बात का मुतकाज़ी है कि कानून बनाए, लिहाजा आप एक बिल पार्लियामान के सामने पेश कीजिए और पार्लियामान फिर उस पर फैसला करेगी कि क्या कानून बनाना है। तो पार्लियामान की ताकत जो है वो सलब नहीं की जा रही, लेकिन अगर आइन की ये मंशा है कि कानून साजी हो तो हुकूमत को ये हुक्म दिया जा रहा है कि उस मंशा के तहत और उसके ताबे पार्लियामान के सामने कानून साजी का इजरा किया जाए। तो ये है इस फैसले की एक तरह से मंतक, अगर हम इसको समझना चाहें इन इट्स ओन टर्म्स। अब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला जो है वो कानून पाकिस्तान की हैसियत रखता है। हम उसके हवाले से बहस ज़रूर कर सकते हैं, तनकीद भी कर सकते हैं,
लेकिन जब वो फैसला आ गया तो वो पाकिस्तान का कानून है, उस पर अमल करना ज़रूरी है, मासवाए ये कि सुप्रीम कोर्ट ख़ुद उस फैसले में कोई तरमीम करे, उसको वापस ले ले, जो एक और मौजू है रिव्यू का, और रिव्यू का अहाता क्या होता है। असद, मगर जो फैसले से वाज़ेह बात नज़र आ रही है वो ये कि अगर 6 माह में पार्लियामेंट इस हवाले से कानून साजी नहीं करती तो जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ नहीं रहेंगे। मगर जो सवालात ओवरऑल अपॉइंटमेंट पर उठाए गए हैं, जनरल के टेन्योर पर उठाए गए हैं, वो क्या अपनी जगह बरकरार नहीं रहेंगे? नया आर्मी चीफ जो भी अपॉइंट अगर होगा 6 माह बाद, और अगर ये पार्लियामेंट मसला नहीं हल कर पाती तो अपनी जगह पर ये सवालात वैसे ही नहीं रहेंगे, रूल्स और सारी की सारी बातें जो सवालात उठें? बिल्कुल, अगर कानून साजी नहीं होती तो न सिर्फ ये कि 6 माह के बाद जनरल बाजवा साहब ओहदे पर कायम नहीं रहेंगे, मज़ीद तकर्री जो है वो भी इंतहाई मशकूक हो जाएगी कानूनी तौर पर। लिहाजा इस फैसले की रूह से कानून साजी लाजिम है और उसी कानून के तहत नए आर्मी चीफ का तकर्रुर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा है कि माजी में बग़ैर कानून के तकर्रुर होता रहा है, एक तरह से मयाद का तयन भी होता रहा है। कन्वेंशन का हवाला दिया अटॉर्नी जनरल साहब ने कि हमारे मुल्क में एक कन्वेंशन या कह लीजिए एक रिवायत मौजूद है कि तकर्रुर 3 साल के लिए होता है। अगरचे अगर आप 2016 का नोटिफिकेशन देखें जिसके तहत जनरल बाजवा का तकर्रुर हुआ, या उससे पहले के नोटिफिकेशन देखें तो उनमें 3 साल का जिक्र नहीं होता, लेकिन ये समझ लिया जाता है कि ये तकर्रुरी 3 साल के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पाकिस्तान एक लिखे हुए आइन के तहत और लिखे हुए कवानीन के तहत चलने वाला मुल्क है, लिहाजा यहाँ पर इबाहम नहीं रहना चाहिए और इन चीज़ों को आप एक कानून के तहत कीजिए, एक लिखे हुए कानून के तहत कीजिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं समझता हूँ लुबे लुबाब है और 6 माह के बाद नई तकर्री भी मुमकिन नहीं होगी अगर कानून नहीं बनता। सब और एक मुतजाद राय है कि ये आइनी तरमीम से होगा या सिर्फ एक कानून, एक लॉ तब्दील करना है। नून लीग की तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू ये आया कि प्रोसीजर पूरा का पूरा ले डाउन करना पड़ेगा। मुख्तलिफ सर्विसेज चीफ दूसरे भी हैं, अगर एक शख्सियत का मसला नहीं है कमर जावेद बाजवा साहब का, दूसरी जो इस वक्त फोर्सेज हैं उनका भी है, इसलिए पूरी आइनी तरमीम करनी पड़ेगी। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कहीं भी इस फैसले में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जिक्र नहीं आया और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का हुक्म सुप्रीम कोर्ट दे भी नहीं सकती बिल्कुल भी, क्योंकि कानून साजी का भी हुक्म उन्होंने आइन के तहत दिया है आर्टिकल 243(3) पर इन्हिसार करते हुए। सो मेरी नज़र में आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से कानूनी तरमीम की यकीनन ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, फिर जिक्र करेंगे जो कुछ भारत में हो रहा है उस पर दुनिया हैरान परेशान है। जो मंजर कश्मीर में नजर आते थे वो भारत के दारुल हुकूमत में नजर आने लगे कल, जो कुछ तलबा के साथ हुआ, तफसील से आपके सामने रखेंगे।